नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे स्टूडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आइए रेजिस्टिविटी देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हमें बेसिकली मेटल्स का कंडक्टर मेटल्स एक ही चीज होते हैं। तो मेटल्स का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, एलॉयज का, इतने टॉपिक के हमको रेजिस्टिविटी देखनी है कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स भी होगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वी हैव रीड, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिफाइंड होती है। ये रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ये। रेजिस्टेंस वाले पोर्शन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू मिला हमको एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो क्वांटिटी तो हमारी फिक्स्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेंज कहाँ होना है? नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करती है नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता है एवरेज डिस्टेंस between two successive collision, time taken by average, time taken by average time होता है between two successive collision। distance नहीं होता है स्टूडेंट, टाइम होता है between two successive collision में। कितने सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम होते हैं वो हमारा होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम यन, ये देखें कि रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करेगी यन पर और रिलैक्सेशन टाइम पर। तो वेयर एम मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड ई टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे डिफाइन होता है मोस्ट ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिलेशन। रिलेशन होता है रो टी इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। भाई रोटी की बात आ गई और तो रोटी खाने की इच्छा भी कर रही है, लेकिन चलिए पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं तब खाएंगे रोटी। तो आइए रो टी। अब इसमें रो क्या है? रो जीरो है आपका ये रो टी है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। रो जीरो है रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। जनरली या यूजुअली इसको लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर हमारा होता है 0 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस। अल्फा है कांस्टेंट फॉर सबस्टेंस विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये डिपेंडेंसी थी और अल्फा की जो वैल्यू होती है रो टी, मतलब रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस और ये रिफरेंस टेम्परेचर का अंतर होगा यहाँ पे। तो इफ रेफरेंस टेम्परेचर T0 इज 0 डिग्री सेल्सियस देन यही रिलेशन हमारा चेंज हो जाएगा। रो इक्वल टू कितना था हम लोग का? रो टी इक्वल टू था रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो अब ये जीरो हो गया तो रो और टी मिलेगा रो जीरो और 1 प्लस अल्फा टी, ये हमको मिला। तो ये यहां से टी, तो ये होगा। और जो अल्फा की वैल्यू होगी रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो इंटू टी पर केल्विन, इसकी यूनिट होती है पर केल्विन। तो ये तो हमको मिला
अब आते हैं दिस रिलेशन ऑब्टेन बाय रोटी इक्वेशन। रोटी बार बार आ रही है, पेट में चूहे कूदने लगे। चलिए अब आते हैं कि दिस रिलेशन ऑब्टेन बाय रोटी इक्वेशन। तो डी रो अपॉन डी टी, चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब इसको हम लिखते हैं डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा रो, वेयर अल्फा इज रेजिस्टिव कांस्टेंट था और कांस्टेंट है, और इसको बोलते बोलते थे क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम क्या करते हैं, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इस डी रो को हम ले आते हैं इसके नीचे। तो ऐसे लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। अब इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, देखें कि अभी हमारे पास अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू ये जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है, इसको हमने कितना लिख लिया, दो डी रो, और यहाँ पे कितना है रो जीरो, तो रो जीरो, और ये है हमारे पास डी टी। यही चीज आपका ये रोटी इक्वेशन हो गया। तो ये हमको मिला इतना। अब डी, इस रो को इसके और डी टी को हम अल्फा के पास लाते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन डिजायर लिमिट। तो प्रॉपर लिमिट लेते हैं, रो जीरो एंड रो डी रो अपॉन रो इक्वल टू अल्फा टी जीरो टू टी डी टी। लोअर लिमिट हमारी ये है, अपर लिमिट रो, और टी जीरो लोअर लिमिट, अपर लिमिट टी। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log x। यहाँ पे बेस होता है e, इसको हम लिखते नहीं है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है यानी जब बेस e होता है तब इसको ये लिखते हैं। अब आते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो गया log, हमारे पास होगा log रो जीरो रो अल्फा टी जीरो टू टी जीरो हमारा है लोअर लिमिट, टी है अपर लिमिट। अब कॉन्सेप्ट ये होता है डेफिनिट इंटीग्रल का कि पहले इस जो इंटीग्रेशन का है रो वेरिएबल, उसके जगह पर पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं log रो माइनस log रो जीरो इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब इसको हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं log m माइनस log n, log n। तो ये होता है log m बाई n। मैंने मैथमेटिकल टूल्स के रूप में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की एक वीडियो डाल रखा है। आप अगर log से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे log रो माइनस log रो जीरो इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमको मिलेगा log रो अपॉन रो जीरो इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी जीरो। और यहाँ पे देखें है तो वही चीज। अब हमने कहा कि यहाँ पे जो बेस है वो साइलेंट है, बेस हमारा साइलेंट है, और यहाँ पे हम क्या किए हैं, इस तरफ कुछ किए नहीं, बस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे log e लिख दिए। log e की वैल्यू होती है 1, यहाँ बेस e है। अब पावर रूल लगा देंगे, और पावर रूल हमारा होता है, यहाँ पे देखें पावर रूल log m पावर n इक्वल टू n log m। तो अब आप देखें कि अगर n log m को हम log m पावर n लिख सकते हैं, तो ये पावर रूल होता है। n हमारा आगे आ रहा है, तो क्या इस n को हम इस पर पावर के रूप में ले जाकर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू इतने टर्म्स को हम e का पावर लगा देंगे, तो ये हमको मिलेगा log रो अपॉन रो जीरो इक्वल टू log e पावर अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब बोथ साइड हमारे log हैं, बोथ साइड, तो log हमारे हट जाएंगे, देन हमको मिलेगा रो अपॉन रो जीरो ई पावर अल्फा टी माइनस टी जीरो। ये हट जाते हैं स्टूडेंट, ये मत करिए, काटने का प्रोसेस ना करें, ये ब्लेंडर मिस्टेक होता है, तो काटते नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट सीखें कि हाँ log जो होते हैं दोनों तरफ है तो रिमूव हो जाएंगे, और ये रो अपॉन रो जीरो इक्वल टू ई पावर अल्फा टी माइनस टी जीरो हम लिख लेंगे। अब इस रो जीरो को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा इस तरह से। अब एक कॉन्सेप्ट और दिखा दें कि अगर हमारा अल्फा
अल्फा स्मॉल हो, स्मॉल क्वांटिटी, तो यहाँ पे ई पावर एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। यानी अल्फा हमारा जब स्मॉल हो गया तो जो हाई टर्म है उसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस अल्फा, तो ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं रो अपॉन रो जीरो इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। यहां से हमको मिल गया रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो जो हमारा रिजल्ट था वो कंप्लीट हुआ, यही प्रूफ करना था, हमने इसको ले लिया, ये हमारा प्रूफ हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, जो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, तो रो की जगह पर हम आर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल है तो आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। यानी जो रेजिस्टिविटी के लिए अप्लाई हुआ वही हमारा रेजिस्टेंस के लिए भी अप्लाई होगा। इफ टी जीरो इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी हमने जो रेफरेंस टेम्परेचर ले रखा था उसको 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, ये हमको रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स या कंडक्टर का देखते हैं। तो बेसिकली जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज। तो शॉर्ट में आप इसको कॉन्सेप्ट के रूप में याद करें कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है मेटल या कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज करी, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो रो इक्वल टू यम अपॉन यानी स्क्वायर टाउ, यम और ये हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर जब इंक्रीज किया तो देखें टेम्परेचर, अब ये हमारे पास कंडक्टर था, हमने लगाया पोटेंशियल इनके एंड पर, और जब पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे प्लस माइनस, जब पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसके टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो आयंस होते हैं, आयंस होते हैं उनके जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एम्पलीट्यूड का मीनिंग होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इस तरह से वेव है तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो जो आयंस है पहले इतने डिस्टेंस तक वाइब्रेट कर रहा था, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो इसका वाइब्रेशन क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी वाइब्रेशन का आयंस के वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीज किया। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो अब टाउ पर डिपेंड करेगा, अगर टाउ क्या होता है वहां पे इस बात को हम लोग देखते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज VRMS also increase amplitude of vibration of पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आयंस इंक्रीज, ये हमारा होगा। तो देखें कि पहली चीज कि जो हमारे पॉजिटिव आयंस है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इंक्रीज। तो अब पॉजिटिव आयंस इंक्रीज कर जाएंगे तो जो मीन फ्री पाथ होता है डिक्रीज। मीन फ्री पाथ डिफाइन होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आप देखें कि पहले जो आयंस थे हमारे वो छोटे, वाइब्रेशन इनका स्मॉल था, अब ये जो एम्पलीट्यूड है इनके वाइब्रेशन का वो इंक्रीज कर गया तो इतनी दूरी हो गई, यहां तक पहुंचने लगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एवरेज डिस्टेंस इनके बीच उसको इतना ही चल रहा है, तो उसकी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हमारी यानी मीन फ्री पाथ डिक्रीज कर गया, और मीन फ्री पाथ डिक्रीज किया तो टाउ तो यही डिफाइन है, टाइम है तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो एवरेज ये हुआ, और वी आर एम एस हमारा इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो लेमडा डिक्रीज
तो Vrms इंक्रीजेज, Vrms हमारा इंक्रीज कर रहा है और लेमडा हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी मीन फ्री पाथ जो होती है डिक्रीज कर रहा है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी अगर इंक्रीज करे तो जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना वो क्या करेगा, डिक्रीज, यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यानी टाउ बढ़ा तो टाउ डिक्रीज किया, ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, टाउ डिक्रीज कर रहा है तो टाउ डिक्रीज किया तो रो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं टाउ डिक्रीज किया तो दस एज द टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स और कंडक्टर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी। तो ये कंक्लूजन था और रीजन इसका है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ती है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। फिर हमारी जो मीन फ्री पाथ होता है डिक्रीज करता है, देन रिलैक्सेशन टाइम आल्सो डिक्रीज कर जाता है और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, इसके डिक्रीज करने से हमारी रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर इसका वेरिएशन देखें हम तो वेरिएशन कुछ इस तरह से आता है। तो देखें वेरिएशन है, इस पर हमने टेम्परेचर देख रखा है डिग्री सेल्सियस में और ये रो देखा, तो ये आप देखें कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी भी हमारी इंक्रीज कर रही है, तो रेजिस्टिविटी रो है वो क्या हो रही है, इस तरह से हमारी इंक्रीज कर रही है। अब आते हैं हम दूसरे का लेते हैं एलवाज। एलवाज हैव हाई रेजिस्टिविटी, ऑलरेडी होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी ऑफ एलवाज इंक्रीजेज बट लेस इन कंपैरिजन टू मेटल। इनकी रेजिस्टिविटी तो बढ़ती है बट वो बहुत कम होती है, लेस होती है, ऑलरेडी इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है बट इन कंपैरिजन टू मेटल्स, मेटल के कंपैरिजन में इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत कम इंक्रीज करती है। अब इसका वेरिएशन हम देख लें तो देखें कि इधर आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, इधर रेजिस्टिविटी है एक्स एक्सिस पर हमारा टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पर रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज कर रही है बट मेटल के कंपैरिजन में ये लेस इंक्रीज करती है। अब आते हैं हम लेते हैं ये नाइक्रोम जो हमारे एक एलवाइज है उसका जो होता है कि वेरिएशन दिखाया गया है फिगर में। अब लेते हैं हम थर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। एज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, the ion move more freely, hence mobility of ion increases and numbers of ions per unit volume also increases। ये आप देखें कि यहाँ पे हमारी जो होती है कि कह रहा है कि एज टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होती है डिक्रीज कर जाती है और आयंस जो होते हैं वो मोर फ्रीली मूव करते हैं, उनको घूमने के लिए जो विस्कोसिटी अगर ज्यादा होती है तो उनको घूमने के लिए, मूव करने के लिए कम स्वतंत्रता होती है और जब आयन जब विस्कोसिटी डिक्रीज की तो आयंस को घूमने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है। तो यहाँ पे द टेम्परेचर इंक्रीजेज viscosity of electrolytes decreases, the ions move more freely, hence mobility of ion increases and numbers of ion per unit volume also increases। तो आइए रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब इसी को थोड़ा सा हम दूसरे रूप में लिखते हैं। नाउ म्यू मोबिलिटी हमारी डिफाइंड थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करते हैं उसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी का डिफिनीशन है। अब इसी से हम निकाल दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा होता है ए इंटू टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम और ए की वैल्यू होती है ई अपॉन एम अपॉन टाउ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसके नीचे ले आते हैं तो यही हमारा बन जाएगा मोबिलिटी
और ई टाउ अपन एम, यानी जो मोबिलिटी हुई ई टाउ अपन एम होगी। तो मोबिलिटी हमको मिली ई टाउ अपन एम। अब रो इक्वल टू है हमारे पास एम एन ई स्क्वायर टाउ। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं और इसको यम को हम ऊपर से हटाते हैं, एन ई लिखते हैं और ये एक ई को इसके साथ टाउ को एडजस्ट करते हैं, जो यम था उसको हमने नीचे लगाया, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ई टाउ अपॉन यम को हम क्या बोलेंगे, मोबिलिटी, तो 1 एन ई और बी, तो रो हो गया। अब देखिए ये भी इंक्रीज कर रहा है, मोबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो रो क्या होगा हमारा, जब डिनोमिनेटर हमारे इंक्रीज कर रहा है तो ये तो वैसे डिक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है। तो रो इक्वल टू 1 यानी ई टाउ अपन एम, हमने रीअरेंज किया इसी को और इसके जगह पर म्यू लिख दिया। देन हमको रो इक्वल टू मिलेगा 1 एन ई म्यू, ये हमारा रिजल्ट मिला। अब इसको ये देख लिए कि यन भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, म्यू भी इंक्रीज कर रहा है, तो यन और म्यू दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो रो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो यन इंक्रीज, रो हमारा डिक्रीज, यानी रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी क्या हो गई, ये यन इंक्रीज किया और रो हमारा डिक्रीज। रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एज टेम्परेचर इंक्रीज इज डिक्रीजेज, डिक्रीज करेगी। अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर सेम कंडीशन होते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, then the number of density of free electrons increases exponentially with increasing the temperature। अब यहाँ पे देखें कि कह रहा है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बोथ का कंडीशन होता है, एक का कंडीशन नहीं होता है। एज रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, तो सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा वो इंसुलेटर की तरह से ही बिहेव करता है। एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि अब एक कॉन्सेप्ट और देख लें कि जो हम लोगों ने अल्फा देखा था, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर टेम्परेचर रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट था हमारा। तो ये अगर देखें कि अगर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर हुआ तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ने पर, जिस मटेरियल के अगर ये अल्फा पॉजिटिव आया तो उसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, और जिसका ये निगेटिव होता है टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज करती है। यानी सेमीकंडक्टर का अल्फा निगेटिव होता है, इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डिक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इसलिए कहा है कि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर, एज रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का कंडीशन भी और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए होता है कि द रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, देन द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, hence as temperature increases resistivity decreases and conductivity increases। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमारा है। तो रो हमारा प्रोपोर्शनल हुआ 1/n, n हुआ। अब यही बात हमको रेजिस्टेंस के कंडीशन में, तो देखिए जो n है वो नंबर्स ऑफ, यही तो कहा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, वेयर ईजी इज द एनर्जी गैप एंड केबी इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो केबी बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड ईजी इज द एनर्जी गैप।
अब एनर्जी गैप क्या होती है उसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो होता है कि सेमीकंडक्टर है और उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में ये हमारा होता है बैलेंस बॉन्ड यहाँ पे, और ये है कंडक्शन बॉन्ड। तो गैप बिटवीन बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। In case of semiconductor, energy gap is about 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होती है। लेकिन इंसुलेटर के कंडीशन में एनर्जी गैप जो होती है काफी अधिक होती है, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए डाई होता है, मरा हुआ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, तो बैलेंस बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं कर पाता है। यानी बैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं और फ्री नहीं होते हैं। इसमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्शन बॉन्ड में और कंडक्ट होने लगते हैं। तो ये एनर्जी गैप जो होती है सेमीकंडक्टर के कंडीशन में, अभी हम 2-3 डाटा आपको दे रहे हैं। जैसे सिलिकॉन का है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप ये ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है गैलियम आर्सेनाइड के लिए। अब ये हम लोगों ने देख लिया था कि जो हमारा रो है वो किसके प्रोपोर्शनली है, एन के। तो एन जो हमारा बढ़ रहा था वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, ई पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। तो इसके जगह पर 1/रो लिख सकते हैं, तो 1 हमने रो लिख दिया क्योंकि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो 1/रो टी इक्वल टू 1/रो0। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा रो टी इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ के कंडीशन में होता है। तो रेजिस्टिविटी होती है हमारी, रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंसी होती है। तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर के। तो अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर डिक्रीज करती है, बिकॉज अल्फा जो होता है इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो होती है वो निगेटिव सेमीकंडक्टर के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। यहाँ पे ग्राफ हम देखते हैं, तो ग्राफ ये है कि ये ग्राफ इस तरह से होता है, हाइपरबोलिक होता है, ये ऐसे होता है। सेमीकंडक्टर के कंडीशन में टेम्परेचर जब हमारा इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी पहले डिक्रीज करती है, और फिर देन इस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज करती है। लेकिन मीनिंग इसका होता है हाइपरबोलिक। जब ग्राफ बनते हैं तो इसकी मीनिंग ये होती है कि इनिशियली प्रारंभ में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी हमारी तेजी से डिक्रीज करती है, लेकिन एट सर्टेन कुछ समय पश्चात जो होता है टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज तो करती है बट स्लोली, स्लो मोशन की फिल्म देखिए तो वो समझिए कि स्लो मोशन में करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम
wire of the platinum resistant thermometer at the ice point is 5 ohm and is at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं कि हियर आर जीरो, मतलब हमने कि आइस पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, और ये क्या स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर हमारा 5.23 ओम। और हमको ऐसे जब हमने इसको इंसर्ट कर दिया, व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ देन द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इन इतना, तो किस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस इतना ओम होगा, यहां से हम कैलकुलेट एज आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, ये अल्फा टी है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आर जीरो को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू आर जीरो अल्फा टी, ये अल्फा टी है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। अब टी को 100 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं, तो आर 100 माइनस आर जीरो इक्वल टू आर जीरो ए इंटू 100, ये टी की वैल्यू 100 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, तो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, एंड डिवाइडिंग आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर 100 माइनस आर जीरो इक्वल टू फर्स्ट में सेकंड को टी अपॉन 100, तो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दें। अब सबकी वैल्यू आर 100 की वैल्यू आर जीरो की इसकी वैल्यू दे रखा है, या आर टी दे रखा है, हम टी कैलकुलेट कर लेंगे, तो पुट करते हैं इनकी वैल्यू, तो टी इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो इतना अपॉन आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100, सबकी वैल्यू पुट करिए और बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।